आप कह रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन नहीं बनना चाहिए, इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क ये है कि जो पोंग डैम हॉस्टीज हैं, जो 1970 में 25,000 परिवार जो अप्रूट हुए, जो हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा परिवार जो उजड़े, 2.5 लाख लोग जो थे उस टाइम पे उजड़े थे, वो आज दिन तक सेटल नहीं हुए। आज भी 7,000 लोगों को मुरब्बे नहीं मिले। आज भी 8,000 आर्टिशंस जो थे, जो छोटे छोटे कारोबारी थे, जो उनकी चक्की थी, कोई सुनार था, कोई किराने वाले थे, कोई सलून वाले थे, उनको वहाँ दुकानें नहीं मिली, ना ज़मीन मिली। तो ये लोग आज भी बेघर हैं, आज भी दर दर भटक रहे हैं, आज भी रिफ्यूजी बनकर अपने ही राज्य में घूम रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उन्हें कहा गया था कि आपको राजस्थान के गंगानगर में ज़मीन दी जाएगी, उनको नहीं दी गई। उन 1100 लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। 100 से अधिक लोगों का मर्डर हुआ और कईयों को झूठे जाली दस्तखत करके उनके एग्रीमेंट बना लिए गए, डांगों के बंदूकों के जोर पे वहाँ से निकाल दिया गया। तो हमारे को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया पोंग डैम हॉस्टियों को, और इसके ऊपर कोई सदन में कोई चर्चा नहीं करता। चाहे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं इसके अंदर, जसवा परागपुर, ज्वाली, फतेहपुर, देहरा, नूरपुर, लेकिन हमने देखा कि कोई भी विधायक जो है इस चर्चा से दूर भागते हैं। सांसद जो है हमारे दिल्ली में, वो भी चर्चा इस विषय पे दूर रहते हैं। कोई भी उन लोगों के मदद के लिए कोई नहीं आता। और अब एक नया फरमान आ गया कि इको सेंसिटिव जोन कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी सेंचुरीज है उसके 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा आसपास का, उसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाएगा, जहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, नो कंस्ट्रक्शन, नो नथिंग। तो हमारा तो क्षेत्र ही ऐसा है कि पहाड़ी क्षेत्र है, एक घर यहाँ, एक किनारे पे, एक आगे, एक पीछे। अब जो वहाँ बसे हुए लोग हैं उनको भी आप हरास करोगे। आज हम जब कल्टीवेशन करने जाते हैं डैम एरिया में तो हम पर चालान हो जाते हैं। आज फॉरेस्ट लाइफ वाले हमारे लिए तो बहुत बड़ा इतना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि एक बड़ा क्लैश होने जा रहा है सरकार का और जनता का। आप कह रहे हैं पोंग डैम विस्थापितों की भी बात आपने पहले भी कही थी, अभी भी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, सरकार इस मसले को उठाती क्यों नहीं है? आपने कहा ना तो कोई सांसद इसके लिए तैयार है, ना वर्तमान सरकारें उठाती हैं बात, चाहे इको सेंसिटिव जोन को लेकर भी हो। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ मैं अकेला उठा रहा हूँ और बाकी कोई भी इस मुद्दे के ऊपर कोई भी किसी को कोई नहीं पड़ी है। लोग अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने आ रहे हैं, यहाँ राजनीति करते चले जाते, लेकिन जो गरीब है, जो पोंग डैम में हॉस्टियो मर रहा है, वो मर रहा है। और आज तीसरी पीढ़ी चली हुई है, 2 पीढ़ियां खत्म हो चुकी है। आज मैं पोंग डैम हॉस्टियो, मेरे दादा खत्म हो गए, मेरे पिता खत्म हो गए, मेरी तीसरी पीढ़ी के लोग खत्म हो गए। तो आज तक हमें मुरब्बे नहीं मिले, आज दिन तक हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मैंने तो आवाज़ उठानी है, यहाँ पर हर बार उठाता हूँ, हर विधानसभा में उठाता हूँ। और अब ये जो इको सेंसिटिव का जो डंडा हमारे सिर पर रख दिया गया, ये इससे भी भयानक है, इससे भी खतरनाक है, क्योंकि कौन हर परमिशन के लिए दिल्ली जाएगा? कौन जाएगा दिल्ली छोटी छोटी परमिशनों के लिए? ये बिल्कुल गलत है। कहा गया कि जिन जिन लोगों को एनओसी ऑब्जेक्शन से वो फाइल करें, किसी को भी नहीं पता कि ये कब किया गया, किसने किया, किसी को नहीं पता। और चुपचाप ही शिमला में अधिकारियों ने बैठ के कर दिया। कल मुख्यमंत्री ने खुद ने कह दिया कि मुझे भी नहीं पता। देखो हमारा दुर्भाग्य कि अधिकारियों ने इतने बड़े कार्यों को मुख्यमंत्री को भी नहीं बताया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो अब जनता ने तय कर लिया, जनता जो है रास्ते पे, ये 72 नहीं है, ये आज का युग है और लोग मरने मारने को तैयार है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी और कंफर्म आएगी। अगर इसको सेंसिटिव जोन में लिया जाता है क्षेत्र को, तो जनता जो है इस बार नहीं बख्शेगी। आपने अधिकारियों की बात की, आपने मुख्यमंत्री की बात की कि मुख्यमंत्री को पता नहीं है। हाँ, सवाल एक निर्दलीय विधायक के तौर पर मेरा आपसे भी है। आप अक्सर हमेशा बात होती है कि मुख्यमंत्री की अधिकारियों पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री के संदर्भ में आपको क्या लगता है, क्या उनकी ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ मजबूत है या लचर है या ढीली है? बिल्कुल देखो, ये बात तो मैं अपने, अगर ये अधिकारियों की बात करूं तो इनका काम है मुख्यमंत्री को अवगत कराना। अब मुख्यमंत्री तो सारी चीजें पता नहीं होती उनको कि राज्य के किस कोने में क्या हो रहा है। अब कल जब हमने सवाल उठाया तब मुख्यमंत्री की बात आई, तब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम कम से कम एरिया जो है ये इको सेंसिटिव जोन में देंगे जहां पर आबादी नहीं है, जहां लोगों की जमीन नहीं है। बोला मुझे भी आज ही पता चला, तो उन्होंने निर्देश दिए उसी तरह से अधिकारियों को। हमने अधिकारियों को कहा कि आप हमें एनओसीओं की कॉपी दो, जो आपने एनओसीयां ली, पंचायतों की एनओसी दो, हमें हर विभाग की एनओसी दो जिनकी आपने एनओसीयां ली है। आपने किस आधार पर इसको सेंटर को आपने केस भेजा, उसकी हमें जानकारी दो। किसी को नहीं पता, किसी एमएलए को नहीं पता, विक्रम को नहीं पता, भवानी को नहीं पता, आपके ज्वाली के मंत्री जी को नहीं पता। तो ये अधिकारी किसको बता रहे, किसको पूछ के कर रहे हैं, ये अंडर होम दे आर वर्किंग?
तो दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग, दिस इज़ रेडिकुलस व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो मैं इसका बड़ा विरोध किया हमने, और इसका जो है हम जो भी है लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री है अनुराग जी को भी हम कहेंगे कि आप केंद्रीय मंत्री हो और ये एनवायरनमेंट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंटर, तो आप सेंटर से आश्वासन दें हमें कि ये कार्य जो है इको सेंसिटिव का, इसे हमें बाहर रखा जाए। जी एक सवाल आपसे और, पिछले कल विधानसभा में विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पहले दिन गोबर उठा के लाए, दूसरे दिन दूध की बाल्टियां उठा के लाए, तीसरे दिन सेब की पेटियां लेकर आए। फिर सत्ता पक्ष के विधायक आए, वो भी बैनर लेकर आ गए कि मोदी सरकार ने भी गारंटियां पूरी नहीं की है जो लोगों से वायदे किए थे। लेकिन जनता पूछ रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये क्या ड्रामा चल रहा है। अब आपसे भी मैं मैं जानना चाहूंगी कि वाकई आप इस प्रदर्शन को किस तरह से लेते हैं, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। देखो, मैं इसके बीच में नहीं आता, ये दोनों पार्टियों का आपस का मामला है। मैं यहाँ पर एक निष्पक्ष के रूप में आता हूँ, मैं जनता के पक्ष में आता हूँ और मैं जनता के समस्याओं को लेके आता हूँ। जैसे कि कल हमने एक और प्रश्न लगाया था कि 2000 आप बात को घुमाइए ना। नहीं, मैं बता जब रहा हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष मैं के आपको बता विधायक रहा यहाँ हूं कि नाचने लग गए। मैं जनता के पक्ष में हूँ, मैं इन कार्यों में मैं नहीं पड़ता कि किसने क्या गारंटियां दी, पूरी की नहीं की, किसी ने क्या कहा। हम तो सब जानते हैं कि पिछले बार भी 4000 करोड़ रुपया लैप्स हुआ। आज पुलिस की डाइट है 7 रुपये डाइट मिलती है, शर्म की बात है, वो हमने उठाया, किसी एमएलए ने नहीं उठाया। आज दिन तक हिमाचल में किसी पक्ष ने नहीं उठाया। क्या आप जानते हैं कि पुलिस वाले को क्या डाइट मिलती है पर डे? 270 महीने की महीने के 7 रुपए रोज की। क्या 7 रुपए में जो हमारी रक्षा करते, सुरक्षा करते, जो दुर्गम क्षेत्रों में जाते हैं, इनको 7 रुपए दे रहे? इससे बड़ी दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है? हमने वो मुद्दा उठाया। तो ये जो पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, ये मैं तो समझता हूँ कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये करना की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिविटी में काम करें, प्रदेश के हक में काम करें, देश के हक में काम करें। हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हम यहाँ पे विपक्ष में बैठने नहीं आए हैं, हम वॉकआउट करने नहीं आए, हम हमारी बातों को रखने आए, जिसके लिए जनता ने हमें प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेजा है। तो हम अपनी जनता का आवाज़ उठाते हैं। जो आज भी हमने प्रश्न लगाया कि हमारे 800 काम रुके पड़े, क्यों रुके पड़े, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवार है, उसका जवाब मांगा हमने। फिर रिप्लाई आया कि 3 महीने में आपके काम पूरे होंगे। हम आते हैं यहाँ काम कराने के लिए, काम करने के लिए, टाइम वेस्ट करने नहीं आते हम। देखिए, आपने बात मुख्यमंत्री ने पिछले कल एक बार फिर दोहराई। जब हमने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हिमाचल में क्रशर घोटाला हुआ है। सतपाल सिंह सत्ती कह रहे हैं हिमाचल में चोरी हो सकती है लेकिन डकैती नहीं हो सकती। एक तर्क ये भी उन्होंने दिया कि यहाँ क्रशर के मामले में बिना पत्ती के कोई भी काम सेट नहीं है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या आपने भी कभी जानने की कोशिश की कि वाकई ऐसा है? देखो, मेरा तो ना कोई क्रशर है, ना कोई मेरे रिश्तेदार का क्रशर है, ना ही मेरे कोई रिलेटिव का क्रशर है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हिमाचल में 21 एमएलओ के क्रशर है। 21 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, जिनके रिश्तेदारों के भी क्रशर है, चाहे इस पक्ष के हो, चाहे उस पक्ष के हो, चाहे पिछले हो, चाहे एक्स हो। तो ये कोई माफिया नहीं है। क्रशर चलाना एक बिजनेस है, ये कोई माफिया नहीं है। वो सारे लाइसेंस ले रहे हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस ले रहे हैं, हाई पावर्ड कमेटी से सारी परमिशन लेने के बाद जाकर के परमिशन मिलती है। फिर वो कारोबार करके क्रशर देते हैं लोगों को, ताकि वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर सके, डेवलपमेंट का काम हो सके। तो इसमें मैं इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता, पर मुझे इतना पता कि इट्स ए वेरी गुड बिजनेस। जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हम किसी को चोर नहीं बोल सकते, किसी को गलत नहीं बोल सकते। दे आर नॉट माफियाज, दे आर हिमाचलीज। नंबर 1, दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, दे आर गिविंग रेवेन्यू टू द स्टेट, दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द स्टेट। हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारे लोगों का कारोबार चल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है स्टेट को। मैं इतना जानता हूँ। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में युवा कह रहे हैं कि मामलों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया जा रहा है। निर्दलीय विधायक से भी तो युवा पूछेंगे कि आपने युवाओं के रोजगार का मुद्दा क्या सदन में उठाया? क्या अगर आपने मुद्दा उठाया तो क्या उसका हल सरकार से निकला? मैं हमेशा युवाओं को एक बहुत बड़ा एक कहता हूँ कि सरकार के पास 1000 नौकरियाँ हैं तो प्राइवेट में 10,000 नौकरियाँ हैं। हिमाचल छोटा राज्य है और हर पार्टी जो है युवाओं को लालच दे करके ये वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। जितनी वैकेंसीज है आप टोटल कर लो कि कितनी वैकेंसीज है पूरे हिमाचल में, कितने रिटायरमेंट्स होती है हिमाचल में, आपको अपने पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज है। अगर वैकेंसीज 10,000 है
तो आप 2 लाख को तो नौकरियां दे नहीं एक सकते। अंतिम सवाल, अब बात हो रही है लोकसभा चुनावों को लेकर, कांग्रेस तैयारी कर रही है, बीजेपी तैयारी कर रही है, क्या आपको लगता है जो गारंटी दी गई है, अगर ये गारंटीज पूरी नहीं होती तो लोकसभा का रास्ता कांग्रेस के लिए भी टफ हो जाएगा? वहीं भाजपा में 21 निर्दलीय आपने भी देखा पिछली बार खड़े हो गए थे, उनको भाजपा शांत नहीं कर पाई। तो सियासी गलियारों की इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं कि भाजपा के लिए भी राहें आसान नहीं है और कांग्रेस के लिए भी नहीं है? देखो, लोकसभा का इस बार जो मेरे क्षेत्र की मैं जो बात करूं तो हमने डिमांड लिस्ट रखी है कि जो हमारे कार्यों को पूरा करेगा, जो हमारी डिमांडों को पूरा करेगा, हम उनके साथ चलेंगे। अनुराग ठाकुर पैमाने पर सही उत्तर रहे हैं क्या? देखो, मैं आपको स्पष्ट बात कर देता हूं कि निर्दलीय जो होता है इसके लिए ये बड़ा कठिन होता है ये कार्य के वो किसके साथ चलें और कौन हमारी मदद मांग रहा है। अभी तक हमसे किसी भी पार्टी ने मदद नहीं मांगी, जब कोई मांगेगा तब सोचेंगे। सवाल अनुराग ठाकुर को लेकर था, उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह आंक रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि 5 साल में तो कभी मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई और 5 साल में कितनी बार वो दे रहा है उतनी कभी उन्होंने हमें ना बुलाया, ना ही हमसे कभी बातचीत हुई। तो उनके मन में क्या है क्या नहीं वो जाने, तो इसका जवाब तो जनता देगी जब इलेक्शन आएंगे। अगर उनको हमारी ज़रूरत है तो वो आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारी मदद हमें चाहिए, अगर हमारी मदद नहीं चाहिए तो भी बोलेंगे कि नहीं चाहिए, तब देखेंगे क्या करना। पिछली बार आपने मदद की थी? पिछली बार पूरी मदद की थी। ठीक। देरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक होशियार सिंह हमारे साथ थे। बात थी गारंटीज को लेकर, बात थी भाजपा और कांग्रेस के वादों को लेकर, बात थी सत्ता और सियासत को लेकर। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।